इस वक्त की बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। तो भारत का बजट ब्रेकिंग, सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट भाषण शुरू होगा और इस बार देखना होगा बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है, किन सेक्टर्स को रियायत मिलने वाली है, किसको फायदा पहुंचने वाला है। मोदी सरकार अपना 10वां बजट पेश कर रही है और निर्मला सीतारमण बतौर वित्त मंत्री चौथा बजट पेश करेंगी। तो ये निर्मला सीतारमण का चौथा बजट होगा। और इसके साथ साथ आपको ये बताना भी बेहद जरूरी है, जो कल आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया गया था उसके डाटा भी कल सामने आए। उसमें ये पता लगा कि भारत की जीडीपी ग्रोथ 8.5% रहने की उम्मीद है अगले फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि अगले वित्त वर्ष में। तो भारतीय अर्थव्यवस्था अगले वित्त वर्ष में 8 से लेकर 8.5% की दर से बढ़ेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण कल पेश कर चुकी है और समीक्षा के मुताबिक 2022-23 का वृद्धि अनुमान इस धारणा पर आधारित है कि आगे कोई महामारी संबंधी आर्थिक व्यवधान नहीं आएगा। मॉनसून सामान्य रहेगा। कच्चे तेल की कीमतें 70 से 75 डॉलर प्रति बैरल के दायरे में रहेगी, इस तरह का अनुमान लगाया गया है। और अनुमान के मुताबिक आर्थिक सर्वेक्षण जब कल पेश किया गया तो बताया गया कि जीडीपी ग्रोथ भारत की अगले फाइनेंशियल ईयर में 8 से लेकर 8.5% रह सकती है। लेकिन बात करेंगे आज की, चूंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। देश के प्रत्येक वर्ग की, प्रत्येक नागरिक की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि आज बजट में क्या खास रहने वाला है। आम आदमी तक इस बजट की और बजट की घोषणाओं की पहुंच कैसे होगी और जो बजट आज पेश किया जाएगा वो किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा, उसका क्रियान्वयन किस तरीके से होगा। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। संसद भवन पहुंच चुकी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, यानी कि अब से करीब 55 मिनट बाद लोकसभा में बजट पेश किया जाएगा और बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना चौथा बजट पेश करेंगी और मोदी सरकार का यह 10वां बजट है। तो कोरोना की तीसरी लहर के बीच आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। महामारी के दौरान लोगों की जिंदगी भी बदली है और जरूरतें भी बदली है। ऐसे में इस बजट से खास उम्मीदें हैं और उम्मीदें बहुत अलग हैं। तो महामारी के दौर में पेश किए जा रहे बजट की बातें इस दौर की भाषा को बहुत अलग कर देती है। तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बता रहे हैं। कल जिस तरीके से पूरा यह घटनाक्रम देखने को मिला, इस संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संबोधित किया, फिर उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया, जिससे यह पता लगता है कि देश आर्थिक तौर पर किस मुहाने पर खड़ा है। और आज के दिन का बेसब्री से इंतजार प्रत्येक वर्ग को था और हर एक सियासतदान को था। तो अब से थोड़ी देर में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी होगी, यह भी जानकारी सामने आ रही है। सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट भाषण शुरू होगा और यह भी देखने को मिल सकता है कि बजट भाषण अब की बार पहले से भी ज्यादा लंबा हो, ज्यादा उसमें शब्द हो। चाहे बात व्यापारी वर्ग की करें, चाहे बात आम वर्ग की करें, चाहे बात मध्यम वर्गीय परिवारों की करें, तो हर कोई इस बार आस लगाए बैठा है, उम्मीद लगाए बैठा है कि इस बार बहुत कुछ अलग होने वाला है। और इस बार इसलिए भी चूंकि मोदी सरकार तो शुरुआत से ही डिजिटलाइजेशन को लेकर बल देती रही है, एम्फसाइज करती रही है, जोर देती रही है। न केवल हम आपको जानकारियों से अवगत करवा रहे हैं, रूबरू करवा रहे हैं, बल्कि जो हमारे संवाददाता हैं वो भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और बाकायदा लोगों से बातचीत कर उनका मत जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी उम्मीदों को जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ कैथल से विपिन शर्मा जुड़ गए हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। विपिन शर्मा, फिलहाल ग्राउंड जीरो पर बजट को लेकर किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, किस तरह की उम्मीदें फिजाओं में घुलती हुई दिखाई दे रही हैं? जिस तरीके से आप देख सकते हैं मौसम ठंड का है, लेकिन बजट की गर्मी है। लोगों को बड़ी उम्मीद है, बड़ी राहत है। हर लोग एक आस भरी निगाह से देख रहे हैं कि बजट में क्या राहत मिलेगी, क्या कुछ नया होगा। मैं आपकी अभी बात कराऊंगा हमारे जो स्पोर्ट्स स्टार कबड्डी लीग के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है, जो फाउंडर हैं उनके, वो उनसे भी बात कराना चाहूंगा कि किस तरह का बजट चाहते हैं, क्या उम्मीद है आपको? जो ये बजट होता है
इस बजट के ऊपर पूरे देश की निगाह लगी होती है और जिस प्रकार से कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिस प्रकार से वो वादे पूरे कर रही है, तो मैं सरकार से ये निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से इनकम टैक्स की छूट होती है उस छूट को बढ़ाया जाए और जिस प्रकार से किसान वर्ग नाराज है उसके लिए भी सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए। और खास तौर पे मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं ये चाहूंगा कि सरकार जिस प्रकार से ओलंपिक के अंदर अब की बार हमारा गोल्ड मेडल आया है, तो सरकार को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा मेडल हमारा देश लेकर के आए। कबड्डी को कैसे कहेंगे? खास तौर पे मैं कबड्डी के साथ जुड़ा हुआ हूं और हमारा जिस प्रकार से उद्देश्य है कि कबड्डी को भी हम ओलंपिक में लेके आना चाहते हैं, तो सरकार को कबड्डी के लिए भी ज्यादा से ज्यादा इस बजट के अंदर प्रावधान रखना चाहिए। जी, आप क्या चाहते हैं बजट से कैसा होना चाहिए बजट? देखिए, केंद्र की भाजपा सरकार ने जो चुनावी वादे किए थे वो मैं समझता हूं कि इस बजट के माध्यम से माननीय वित्त मंत्री महोदया वो वादे पूरे करने का प्रयास करे। जैसे बेसिक रिक्वायरमेंट है हेल्थ और एजुकेशन, इन दोनों रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए फ्री कर देना चाहिए और युवाओं को रोजगार का भी कोई न कोई प्लान लेके आना चाहिए। किसान वर्ग को एमएसपी पे परचेज का आश्वासन जो दिया हुआ है वो भी पूरा करना चाहिए। व्यापारी वर्ग को भी इनकम टैक्स में राहत देनी चाहिए। मैं समझता हूं कि सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा जाए ताकि जो जनता उम्मीद लगाई बैठी है उस उम्मीद पर यह बजट खरा उतरे और जनता ये कहे कि हमारी उम्मीद पर यह बजट खरा उतरा है। आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो एजुकेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बजट से क्या उम्मीद है सामने? हम सिर्फ सरकार से ये उम्मीद रखते हैं कि बजट के लिए जो गरीब बच्चे हैं शिक्षा के लिए उन्हें ऑनलाइन प्रवर्धन दिया जाए ताकि वो अच्छे से अच्छा पढ़ सकें, लिख सकें, ताकि सरकार के लिए कुछ कर सकें। अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि सरकार ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस के अंदर बच्चे पढ़ नहीं पाते, कई गरीब बच्चे हैं उन पर फोन नहीं होते, लैपटॉप नहीं होते, तो उनको पढ़ने में काफी दिक्कत आती है। लेकिन हम सरकार से ये चाहते हैं कि इस बजट के अंदर, शिक्षा बजट के अंदर गरीब बच्चों के लिए कुछ ना कुछ प्रावधान किया जाए जिससे वो गरीब बच्चे भी पढ़ सकें, क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं कि बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना इस टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। लॉकडाउन जैसे कि उन्होंने बताया कि शिक्षा के प्रति काफी अवेयरनेस आई है लोगों में, ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं, तो क्या होना चाहिए बजट में आपको लगता है? ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जो कोरोना की महामारी फैली है उससे बच्चों का जो कैरियर है वो बहुत पीछे गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देने के लिए। चूंकि हम बजट से जुड़े हर एस्पेक्ट को दिखाने की आप तक कोशिश कर रहे हैं, लोगों का क्या सोचना है, मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या सोचना है, और इसी कड़ी में आपको बता दें कि सीधा अब रुख करेंगे हमारे बजट रूम का, जो वहां पर तमाम बुद्धिजीवी हर सेक्टर को लेकर जुड़े हुए हैं, उनका क्या सोचना है। मेरे सहयोगी केशव भी लगातार जुड़े हुए हैं। केशव, ओवर टू यू। बहुत धन्यवाद यश। सबसे पहले मैं पैनल का परिचय करा दूं जो हमारे पास बैठे हैं, एक एक कर सबका परिचय। हर वर्ग, किसान से लेकर उद्योगपति, मार्केट एक्सपर्ट, सीए सब हमारे साथ हैं। मेरे साथ डॉक्टर पंकज वत्स हैं, मेरे साथ ओपी सहरावत जी हैं, मेरे साथ अश्वनी सूद जी हैं जो कि खेल एक्सपर्ट है, विनोद अग्रवाल जी हैं जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन से हैं, इसके अलावा सीए दिनेश देशवाल जी हमारे साथ हैं, राजेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं, सतवीर भारद्वाज जी हमारे साथ हैं और डीपी कौशिक जी हमारे साथ हैं। सभी का सर बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। एक एक कर प्रतिक्रिया मैं लूंगा। सबसे पहले सर आपके पास आ रहा हूं, किसान के लिए क्या कुछ उम्मीदें? किसान तो आज यही चाहेगा, जो केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार पीछे ही कई साल से बोलती आ रही कि 2022 में हम किसानों की आय दोगुनी करने का काम करेंगे। आज पूरे भारत का किसान इसी बात पे रुका हुआ है। आज केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार किस तरह का बजट लेकर आती है और किस तरह किसानों की आय दोगुनी करने का काम करती है, क्योंकि आज भी किसान चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। कहीं किसान आत्महत्या कर रहा है, तो आज पूरे का पूरा देश का किसान आज केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार पर नजर गड़ाए बैठा है। आज 2022 का बजट है, तो इसमें किसानों को क्या सौगात मिलने का काम होगा, इस इंतजार में आज सब टीवी पे मुंह गड़ाए बैठे हैं। और पूरे आय दुगने यानी कि किसान की आय में बढ़ोतरी। देशवाल साहब आपसे मैं पूछना चाहूंगा, सरकार से मांग सब कर रहे हैं लेकिन जो रेवेन्यू एस्पेक्ट है सरकार का वो बड़ा लिमिटेड सा है इन दिनों। ऐसे में चुनौती सरकार के सामने भी बहुत ज्यादा है सबकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए। बिल्कुल, उम्मीद सबकी बहुत ज्यादा है, लेकिन गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक लिमिटेड होता है। लेकिन आप देखोगे जैसे जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट का जो मैनेजमेंट है वो कलेक्शन के मामले में बड़ा अच्छा है
और उसी हिसाब से उम्मीद करेंगे, क्योंकि हमारा डेवलपिंग कंट्री है और इसके हिसाब से जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो पैसा ज्यादा खर्च होना है, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ानी है, बेसिकली यदि मांग बढ़ेगी तो दूसरे वर्गों की इनकम भी बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर जो इस पे रहेगा वो ज्यादा राहत ना देके कैपिटल नेचर का रहेगा, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा मजबूत होके और उससे डिमांड बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। डिमांड बढ़ाने की कोशिश। सत्यवीर जी, आप क्या देखते हैं? क्योंकि विपक्ष भी नजर लगाकर बैठा है, मुद्दा चाहिए घेरने के लिए सरकार को, लेकिन सरकार ने जो समीक्षा पेश की है उसमें संकेत इस बात के दिए हैं कि अब वी शेप रिकवरी होगी, अच्छी खासी होगी। क्या लगता है? इसमें कोई दो राय नहीं। इस बार बीजेपी सरकार ने पूरा, क्योंकि इनको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इनके लिए चुनाव है और चुनाव इनके लिए बहुत अहम है। कड़क सर्दी के अंदर इनको गर्मी लग रही है। अब जो है इनके पास पत्ता एक ही बचा है, सिर्फ इक्का। वो इक्का इसलिए चल रहे हैं कि अब चुनाव में ये निश्चित रूप से किसानों को लुभाने के लिए बजट में बहुत बड़ी चेंजिंग लाने वाले हैं किसानों के हित में, और एक अहम फैसला लेंगे खाद के बारे में, औरों के बारे में, किसानों के रिझाने। यानी बजट जो है वो 5 राज्यों के चुनाव को ध्यान में रखते हुए केंद्रित करने वाला है। बीटी शर्मा जी, मैं जवाब लूंगा आपसे इस बात का, सवाल आप ही के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। सबसे पहले एक एक रिएक्शन सभी के ले रहा हूं। सर, आपको क्या लगता है बजट में क्या कुछ उम्मीदें? जी, जो ये बजट होने वाला है तो इसमें बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर और मतलब क्वालिटी एजुकेशन और उसके बारे में इतना विचार किया नहीं गया है। उसके पहले मीटिंग्स नहीं बुलाई गई हैं, तो जो आम बजट से जो उम्मीद है वो हमें इतनी नजर नहीं आ रही। जो बीजेपी सरकार जो बात कह रही है उस पर पूरी उतर नहीं पा रही है, तो लोगों को ये उम्मीद हो नहीं पा रही है कि एजुकेशन सिस्टम में बहुत कुछ सुधार होगा। ठीक है, एजुकेशन के लिए बहुत खास नहीं दिख रहे हैं। शर्मा जी, आपसे मैं पूछूंगा, हेल्थ सेक्टर में आप क्या देख रहे हैं? देखिए, हेल्थ सेक्टर में इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी कुछ बढ़ावा दिया है। मैं तो ये चाहूंगा कि जो आयुष्मान भारत है इस स्कीम को इनको और इलाबोरेट करना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं कई बार कह चुका हूं कि जो किसान है, जो किन परिस्थितियों में काम करता है, उसका स्वास्थ्य ठीक से रहे, उसको इलाज मिले समय समय पर, ये जिम्मेवारी सरकार की है। इसलिए मैं चाहता हूं कि कम से कम आयुष्मान भारत जो है वो हर किसान और खेत में काम करने वाले सभी व्यक्तियों को मिलना चाहिए। दूसरा ये है कि जो हेल्थ है वो दैट इज ए फंडामेंटल ड्यूटी सरकार की है कि सभी समाज जो है स्वस्थ रहे। इसके लिए केवल बीपीएल के लोगों को ना करके इसमें एटलीस्ट मिडिल क्लास की फैमिली को भी इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। तीसरी बात यह है कि उनको हेल्थ इंश्योरेंस दे दिया, लेकिन जब हम और आप जब पैसा खर्च करके जब हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो 18% जीएसटी ली जा रही है, जो कि बहुत बड़ा अन्याय और एक बहुत बड़ा मजाक है। इसको मिनिमम 5% करना चाहिए। जो हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर में जब सरकार इतना पैसा नहीं लगा सकती तो प्राइवेट सेक्टर के लिए स्पेशल पैकेजेस लेके आने चाहिए। तहसील पर और रूरल एरियाज में अगर हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं तो उनको 0 इंटरेस्ट पर पैसा और बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए जाने चाहिए, और हेल्थ स्ट्रक्चर के किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे 5% से ज्यादा जीएसटी नहीं लगनी चाहिए। जीएसटी का भी एक मुद्दा है। जीएसटी काउंसिल के सामने क्या क्या विषय आए, ये भी एक विषय है। एक बार सबकी पहले इनिशियल रिएक्शन लेते हैं। सर, आपको क्या लगता है क्या कुछ है इस बजट के अंदर का? इस बजट के अंदर मुझे उम्मीद है कि सरकार इंडस्ट्री के लिए कुछ बेनिफिट्स लाएगी। कोविड की वजह से इंडस्ट्री पहले से ही काफी परेशान है, इंडस्ट्री बंद रही है, और सरकार यदि कोविड में रिलीफ पैकेज लाएगी, कुछ इंटरेस्ट इंसेंटिव लाएगी या इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करेगी, तो उससे इंडस्ट्री को काफी सहायता मिलेगी। और जीएसटी की दरें थोड़ी कम करेगी, ताकि कम करना चाहिए ताकि महंगाई दर कम हो सके, महंगाई घट सके, लोग सामान खरीद सके। तभी जब कंजम्पशन बढ़ेगी तभी इंफ्रा के लिए पैसा पैदा होगा। एंड ऐसी हम उम्मीद करते हैं कि सरकार को जीएसटी कलेक्शन, सरकार खुद कह रही है कि बहुत अच्छा हो रहा है, जब और महंगाई भी काफी ज्यादा हो रही है, तो थोड़ा सा जीएसटी का रेट कम करने से कंजम्पशन बढ़ने का काफी उम्मीद है। महंगाई ज्यादा है, जीएसटी को कम करना चाहिए, आपको क्या लगता है सर? जहां तक मेरा स्पोर्ट्स का मामला है, स्पोर्ट्स में मैं ये चाहता हूं कि क्योंकि हरियाणा ने काफी प्लेयर्स अच्छे निकाले हैं, जो बेनिफिट्स प्लेयर्स को मिलना चाहिए, जैसे इक्विपमेंट्स है या स्टेडियम्स हैं, और चाहे स्कूल में या कॉलेज में शुरू से ही एक नई पौध की तरह लगाना चाहिए। मैं हरियाणा न्यूज का बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने कम से कम इसे ऐसे चीजों को उठाया है और हमेशा उठाता रहे। जी ठीक है, स्पोर्ट्स भी बहुत सारी उम्मीदें लगाकर बैठा है। सर, आपको क्या लगता है? सर, मैं इंडस्ट्री से हूं। मेरा ये मानना है कि एमएसएमई को राहत प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान बहुत सी एमएसएमई इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी है। आज भी देश का जो जीडीपी है उसमें 30% एमएसएमई का योगदान है। 45% एमएसएमई जो है वो एक्सपोर्ट में योगदान करता है, और लगभग देश में 6.5 करोड़ एमएसएमई यूनिट हैं, और हम लगभग 11 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। मैंने पीछे भी आपके माध्यम से एक मुद्दा उठाया था
कि आज मैं कोई इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी बेच के रेजिडेंशियल लेता हूं तो मेरे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ता है। तो हमने वित्त मंत्री जी से हर बार ये मुद्दा उठाते हैं कि अगर कोई अपना रेजिडेंशियल बेच के इंडस्ट्रियल प्लॉट खरीदना चाह रहा है या रेजिडेंशियल बेच के कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहा है, अपना व्यापार करना चाहता है, तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को अबॉलिश कर देना चाहिए, ताकि एक बंदा जिसके पास पैसे नहीं है वो बैंक से लोन लेने की बजाय अपनी पूंजी को उसके इंडस्ट्रीज में लगा के या बिजनेस में लगा के अपना काम बढ़ा सके, और उसके बढ़ने से वो एम्प्लॉयमेंट भी उत्पन्न करेगा और देश को जीएसटी भी पे करेगा, देश को इनकम टैक्स भी पे करेगा और इंडस्ट्रीज को ग्रोथ बढ़ाने में सहायता मिलेगी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एक बहुत बड़े रोजगार के सृजन करने वाले यूनिट सेक्टर के तौर पर देखा जाता है। यह भी बहुत सी उम्मीदें लगाकर बैठा है। अब आता हूं सर मैं आपके पास, सबकी उम्मीदें, सबके सवाल आपने सुने। क्या लोक लुभावन बजट होगा, जनता को रास आने वाला बजट होगा, या फिर जैसा कि कौशिक साहब कह रहे थे कि 5 राज्यों की चुनाव है, यही सबसे मुख्य केंद्र है? देखिए, आज जो बजट आने वाला है ये देश का एक ऐतिहासिक बजट होगा। सरकार ने पहले भी बजट पेश किए हैं। सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए इस बजट में किसी को कोई नाराजगी नहीं महसूस होगी, चाहे हमारे किसान वर्ग हो, चाहे युवा वर्ग हो, कोई गरीब वर्ग हो, हेल्थ के मामले में, एजुकेशन के मामले में। जैसे डॉक्टर वत्स बता रहे थे हेल्थ के मामले में सरकार ने देखिए पहले भी डिसीजन ले चुके हैं कि पहले आयुष्मान जो था, जिनका आईटीआर रिटर्न जो था 180 तक किया हुआ था, वो सरकार ने हमें इस बारे में हमारी बहुत बार मीटिंग भी हो चुकी है और फाइनल प्रपोजल जा चुका है। ये 5 लाख तक का लिमिट आयुष्मान की बहुत जल्दी हरियाणा में हम लोगों ने बढ़ा दी, वो बस इंप्लीमेंट करने वाला है। जहां तक सेंटर की बात है, सेंटर में पहले पैरामिलिट्री फोर्सेज थी, इनके लिए भी इतना वो नहीं था बजट। अब इन्होंने क्या किया, सरकार ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कि वो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवा सकते हैं 5 लाख तक का, तो वो भी सरकार ने पहले कर चुके हैं। एजुकेशन के मामले में लगाइए या गेम्स के मामले में लगाइए, सबकी पॉलिसी बहुत अच्छी आने वाली है और मुझे लगता है ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, 1 घंटे बाद सबके सामने बात आ जाएगी। बजट ऑब्वियसली पूरे देश के लिए हर हितैषी का बजट होगा। मतलब हर वर्ग को ध्यान में रखकर आप कह रहे हैं बजट बनाया गया है। अब सर कह रहे थे कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का जो मामला था, एक एमएसपी को लेकर भी बताती। मैं आप सभी से राय लूंगा क्योंकि सरकार की इनकम और सरकार का एक्सपेंडिचर, आय और खर्चा, दोनों ही महत्वपूर्ण बातें हैं। अब जो अमीर वर्ग होता है वो ले जाता है रिबेट, जो गरीब वर्ग हो जाता है उसे मिल जाती है सब्सिडी, लेकिन जो मिडिल क्लास है वो सबसे ज्यादा पिस जाता है इस बीच में, उसे क्या मिल जाता है? तो मिडिल क्लास के लिए क्या कुछ प्रावधान इस बजट में रह सकते हैं? क्या टैक्स स्लैब में कुछ छूटें दी जा सकती है या फिर कुछ और इस तरह के कुछ समान उपाय किए जाने की अब जरूरत लग रही है? जानते हैं इसी हिसाब से, क्या लगता है? बिल्कुल जी, जो मीडियम क्लास है, जो हम पहले भी कह चुके हैं, जो एक इनकंसिस्टेंसी है टैक्स स्लैब में, जो 5 लाख तक का टैक्स स्लैब है वो उन्हीं के लिए छूट है जिसकी इनकम 5 लाख से कम है, और यदि जिसकी इनकम 5 लाख से अबाव है तो उसके लिए 2.5 लाख रुपए तक ही फ्री है। तो हम कहेंगे 5 लाख तक सभी के लिए एग्जेम्प्ट कर दिया जाए, और जो मीडियम है जो 10 से 20 लाख का है उसका एक स्पेसिफिक अलग प्रोविजन किया जाए, जो पहले पिछली बार भी न्यू टैक्स स्ट्रक्चर दिया है उसके हिसाब से, उसको भी टैक्स स्ट्रक्चर के हिसाब से, जिनकी प्लानिंग नहीं होती, इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं होता, तो उनको भी टैक्स स्लैब का एक अलग से बेनिफिट दिया जाएगा। इसमें हम ऐसी उम्मीद करते हैं। और जो इसमें जैसे एटीसी, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं क्योंकि अपना एक इंडिया जो डेवलपिंग कंट्री है तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा ज्यादा लगे, इसलिए इन्वेस्टमेंट को एक प्रोत्साहन देना, एटीसी की लिमिट 1,50,000 से बढ़ा के 2 लाख करना, और जो अपना हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर की इंश्योरेंस की लिमिट बढ़ाना ताकि हेल्थ सेक्टर में ज्यादा पैसा आए। हेल्थ सेक्टर वैसे भी अभी डाउन पे चल रहा है, तो इस तरह की हम राहत की उम्मीद करते हैं ताकि मीडियम सेक्टर के जो लोग हैं, जो 5 to 20 लाख तक के लोग हैं, उनको एक एडिशनल राहत मिलेगी। ठीक है, आप बात कर रहे थे नंबरदार साहब। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सरकार ने काफी समय से बोल रही थी कि हम किसानों की 2022 में आय दोगुनी करेंगे, लेकिन रही बात, मैं जैसे अपने भाई सीए साहब को सुन रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर तो आज केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार ने प्राइवेट हाथों में दे दिया। जैसे जितने भी हाईवेज बनते हैं, केंद्र सरकार का तो एक पैसा भी लगने का काम नहीं होता, सारे का सारा कंपनियों के थ्रू हो रहा है, और जो 12% वैट होने का काम होता था आज वो 28% पर जंप कर रहा है। तो हाईवे तो एनएचएआई बना रही है ना सर, एमएचएआई बना रही है, जब ये जाता तो केंद्र से पैसा है, लेकिन केंद्र से पैसा ना जाके, आज मैंने गडकरी साहब का बयान सुना था कि मेरे पास बाहर से लगाने वालों को इतना पैसा है जो मैं केंद्र से एक पैसा भी लेकर नहीं रोड बनाने का काम कर रहा हूं, क्योंकि आज पूरे का पूरा देश, पूरे का पूरा सिस्टम, जो ये मेरे पूरे का पूरा किसान
आज किसान पर पहले ट्रैक्टर पर सब्सिडी लगने का, कृषि यंत्र पर सब्सिडी नहीं लगती थी, लेकिन जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है पूरे का पूरा इस पर टैक्स लगाने का काम, जो जीएसटी के दायरे में लाने का काम ट्रैक्टर को भी किया गया। जो ट्रैक्टर 5 लाख का था वो 7.5 लाख का। तो मैं केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार से अपील। ठीक है, ये सवाल का जवाब मैं लेता हूं शर्मा साहब। जो अमीर आदमी अगर लैम्बोर्गिनी या फरारी लेता है उस पर टैक्स का रिबेट उसे मिल जाता है, लेकिन इन्हें तो सब्सिडी भी नहीं मिलेगी उस चीज की। देखिए, किसान भाइयों की सरकार है ये बीजेपी, पहले भी हम लोगों ने कहा था। जैसे अभी मेरे मित्र बोल रहे थे, इन्होंने 2022 का इंतजार किया, अगर किया हो तो किसानों को बताओ। हमने जो कानून बनाए थे, ठीक है, इनको समझ में नहीं आ पाए या हम नहीं समझा पाए, दोनों की हमारी एक बात है कि हो सकता है गवर्नमेंट नहीं समझा पाई हो, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम देश के प्रधानमंत्री ने कोई कानून अगर बनाए तो वो ऐसा तो नहीं होगा एनालिसिस करके बनाए होंगे या घर बैठे बना दे, ऐसे कोई कानून नहीं बनता। जहां तक जीएसटी का सवाल है, पहले भी जीएसटी लगती थी, अब एक्साइज होता था, उस टाइम टैक्स होता था, वो भी 18% जाकर पड़ता था, आज भी वही बात है। मतलब आप कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ा है? कोई फर्क नहीं पड़ा है। देखिए, गवर्नमेंट अगर जो इस तरह कोई टैक्स लगाती है ना, वो अपनी नहीं लगाती, वो टैक्सेस डेवलपमेंट के लिए लगता है। आज हिंदुस्तान के अंदर जितना डेवलपमेंट हुआ है, मैं पिछले 70 साल का इतिहास में कभी आपने रोड लाइन जो भी देखी होंगी, शायद मुझे नहीं लगता होगी आज तक होगा। और जिस देश में स्ट्रक्चर बढ़िया होता है ओबियसली वहां इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी आती है, और इन्वेस्टमेंट आएगी तो देश का युवा को रोजगार मिलेगा, प्रगति होगी और देश ही उन्नति करे। ठीक है सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मार्केट से जुड़ा हुआ क्योंकि सवाल है, आम लोगों के मन में ये धारणा होती है कि सरकार अगर प्राइवेटाइजेशन कर रही है या किसी प्राइवेट इंडस्ट्री के हाथ में कोई प्रोजेक्ट दे रही है तो वो लूट रही है या लूट खसोट वहां पर हो रही है, भ्रष्टाचार वहां पर हावी है। नंबरदार साहब इस बात का जिक्र कर रहे थे कि प्राइवेट अथॉरिटीज को पूरा निर्माण का, इंफ्रास्ट्रक्चर का केस दिया हुआ है, ये क्या मैकेनिज्म है, अगर थोड़ा आप समझा पाए तो। सर, प्राइवेट को देने में कोई ऐसा लूट खसोट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेटर डेवलपमेंट होती है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। क्योंकि प्राइवेट आदमी जो इन्वेस्टमेंट करता है वो उसको क्वालिटी प्रोडक्ट भी बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि बिल्ट ऑपरेट के मॉडल पे है। हाँ, जहां पर सरकार का सवाल है कि लोग कहते हैं कि हमारा पैसा सरकार के पास जा रहा है, फालतू सरकार हमसे ले रही है, वहां पर सरकार का कंट्रोल, जैसा टोल के चार्जेस, जैसे सड़क की बात करूं तो टोल चार्जेस एक वाजिब चार्जेस होने चाहिए, जिससे कि पब्लिक के ऊपर उसका बर्डन ना पड़े। आपने एक बड़ी अच्छी बात अभी कही कि आम मिडिल क्लास के ऊपर क्या इफेक्ट है जीएसटी, इसका जो इतनी महंगाई हो रही है उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। इसमें मेरा मानना यह है कि सरकार जैसे जीएसटी का 18% रेट ऑफ जीएसटी लेती है, हायर जीएसटी स्लैब होने से क्या होता है कि आपकी जो खरीदने की ताकत है, क्षमता है, वो कम हो जाती है। यदि यही जीएसटी स्लैब कम होगा और खरीदार की व्यक्ति की क्षमता बढ़ती है खरीदने की, तो एक की जगह 2 गाड़ियां लेगा, एक घर में अगर एक टीवी है तो हो सकता है वो दूसरे कमरे में दूसरा टीवी लगाएगा, उससे कंजम्पशन बढ़ेगी, तो उससे इंडस्ट्री को भी फायदा मिलेगा, इनकम भी बढ़ेगी लोगों की, और जिससे एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। और सरकार का जीएसटी, जो सरकार अगर एक प्रोडक्ट के ऊपर 18% ले रही है तो 2 के ऊपर भी मिलकर 18% रहेगा, क्योंकि सरकार का खर्चा फिक्स्ड है। अगर वो सरकार 100 रुपए में 18 रुपए खर्च कर रही है तो सरकार ने 18 ही खर्च करने हैं। तो हमें चाहिए कि लोगों की इनकम बढ़ाई जाए, ताकि टैक्स का स्लैब कम करके, ताकि लोग उसका कंजम्पशन ज्यादा कर सके। और प्राइवेट सेक्टर में देने से फायदा ये मिलता है कि जो सरकार के प्रोजेक्ट जो लंबे लंबे समय तक पूरे नहीं हो पाते, किसी डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के डिफरेंट सप्लाई के कारण से, वो प्राइवेट व्यक्ति बहुत जल्दी पूरे कर लेता है, और उसका नो डाउट उसका बेनिफिट समाज को मिलता है। लेकिन उसके ऊपर जो चार्जेस सरकार अपने लगाती है, अगर उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाए तो वो और बहुत अच्छा हो जाता है। बिल्कुल, एमएसएमई का जिक्र सर आप कर रहे थे, ये इस दौरान जो कोरोना का पूरा फेज भारत ने देखा है, उसमें सैलरी या तो बढ़ी नहीं है या फिर घटी है, और जो खर्चे हैं वो अपेक्षाकृत बड़े हैं, चीजें महंगी हुई हैं। तो ऐसे में ये डिमांड सप्लाई की चेन को मेंटेन करना किसी भी एक साधारण से घर में बहुत चैलेंजिंग टास्क हो गया है। तो अगर कहें कि गृहिणी को क्या कुछ मिल सकता है, या कुछ कहें कि घर को क्या कुछ मिल सकता है, ये डिमांड सप्लाई वाली चेन, खर्चे और आमदनी वाली चेन, इसमें कैसे नियंत्रण लग सकता है? इसमें सर सरकार को, जैसे मान लो बहुत समय से डिमांड उठ रही है कि 5 लाख तक की स्लैब पे जो है 5 लाख तक को इनकम टैक्स नहीं लगना चाहिए। अब पीछे सरकार ने जो इनकम टैक्स की 2 स्लैब बनाई है, दो सिस्टम बनाए हैं। एक सिस्टम में तो उन्होंने हर तरह की रिबेट को खत्म ही कर दिया है। और सरकार का क्या रुख है इस मामले में? एक तरफ ये बात आ रही है कि 1.5 लाख से लिमिट जो है वो 2.5 लाख होनी चाहिए, 2 लाख से 3 लाख होनी चाहिए। दूसरी तरफ सरकार ये चाह रही है कि किसी तरह की रिबेट ना देके और सब लोग इनकम टैक्स पे करें।
इनकम टैक्स देने वालों की फाइलों की संख्या तो बढ़ चुकी है, लेकिन इनकम टैक्स जो लोग देने वाले हैं उनकी संख्या में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो गृहिणी के हाथ में आज जैसे नई स्लैब में उसको सेविंग भी खत्म हो गई है और महंगाई बढ़ गई है, तो उसको खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा चाहिए। तो ज्यादा पैसा कहां से आएगा? ज्यादा पैसा तभी आएगा कि जब हम इनकम टैक्स के दरों में राहत प्रदान करेंगे और कुछ जो चीजें जो रोजमर्रा की चीजें है, गैस सिलेंडर है, पेट्रोल है, डीजल है, जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनके दामों में कमी आएगी, तो उनके हाथ में ज्यादा पैसा आएगा तो नेचुरली बाजार उठेगा और वो उनकी परचेजिंग पावर ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, आमतौर पर ये बड़ा आसान सा गणित है कि अगर चीजों की कीमतों में कमी कर देंगे, पेट्रोल सस्ता कर देंगे, डीजल सस्ता। ठीक है केशव, मैं आपको माफी के साथ यहां पर रोकना चाहूंगा क्योंकि आज बजट पेश होने वाला है। हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत जुड़ गए हैं। राकेश टिकैत जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी। राकेश टिकैत जी, आप अपने स्तर पर क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये बजट किसानों के लिए बेहद बेहतर होगा? चूंकि एमएसपी को लेकर लगातार जिक्र होता रहता है, आप कई दफा बयान भी दे चुके हैं, तो किस तरह की उम्मीद राकेश टिकैत लगाए बैठे हैं और सभी किसान तो ये लगा के बैठे हैं कि जो बच्चे हैं मतलब एजुकेशन पे बजट जाना चाहिए जी। और मतलब जो बच्चे हैं जो घर से पढ़ाई करते हैं भाई उनको 1 साल का डाटा, एक मोबाइल दे दो जिसमें भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं जी, तो उस पर भी चला जाए तो उससे काफी राहत गांव के लोगों को हो जाएगी। और टीचरों उस पर भी जाना चाहिए जो स्कूल है, क्योंकि स्कूल बंद है, स्कूलों के जो वो जा रही है भाई फीस उस हिसाब से नहीं जा रही, स्कूलों की भी खर्चे हैं, तो कुछ ना कुछ बजट जाना चाहिए। स्कूल को भी दे दो, वे कम से कम आधी फीस माफ कर दे। एक बड़ी अव्यवस्था सी फैल रही है गांवों में जी। स्कूल वाले फीस मांगते हैं, वे कहते हैं कि बच्चे पढ़ाई नहीं तो फीस कहां से दे। तो कम से कम उनकी पढ़ाई का 1 साल का खर्चा तो बच्चों को दे दे। और जो गांव के लोग हैं उसमें मेडिकल फैसिलिटी में उनको सुधार करना चाहिए जी। एजुकेशन मेडिकल फैसिलिटी में हो जाए और एग्रीकल्चर, क्योंकि ये सब सब्जेक्ट एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है जी। एमएसपी पे कानून जब तक नहीं बनता तो जितनी एमएसपी की फसलें हैं या मिल्क और वेजिटेबल्स हैं उसको भी भारत सरकार अलग से एक बजट उसका भी लेकर आ जाए जी। लेकिन बात करें चूंकि जी, बात करें राकेश टिकैत साहब, क्योंकि मोदी सरकार तो लगातार इस बात का जिक्र करती रही है कि 2022 तक हम किसानों की आय को दोगुना करेंगे। 7 साल मोदी सरकार को हो गए हैं, लेकिन किसान लगातार अभी भी आक्रोशित हैं और 2019 का ही आंकड़ा सामने आया था कि किसान 10,000 आत्महत्या कर चुके हैं। तो फिलहाल आपको क्या उम्मीद लग रही है कि ये बजट किसानों के लिए खास तौर पर हो सकता है? चूंकि 5 विधानसभा के चुनाव भी हैं, यूपी सबसे बड़ा मुद्दा है। कुछ तो ये करेंगे, अब कितना करते हैं और वो कहाँ लगता है, वो ये नहीं कि किसानों को कर्जा देंगे जी, वो उसकी क्या पॉलिसी लेकर आते हैं। भाई पशुओं का जो दूध का व्यापार करता है वो भूमिहीन किसान है ज्यादा जी, जो मजदूर हैं जिनके पास में और कोई साधन नहीं है, वो इनकी आमदनी का साधन है। क्या उस पे जो पशु का आहार खरीदेगा उस पर कोई सब्सिडी दे रहे हैं? जी, उस पर भी सब्सिडी चाहिए कि उनको भी कुछ सस्ता मिल जाए, जो पशु के खाने का सामान है उस पर सब्सिडी दे दो कुछ, तो वो भी एक ज्यादा जरूरत है। क्योंकि गांव में ये रियलिटी है कि महंगाई बहुत होगी। गैस के सिलेंडर पर सब्सिडी दे देनी चाहिए इनको। देखो गैस का सिलेंडर अगर सस्ता नहीं होगा तो जंगल कटेंगे, ऑक्सीजन कम होगी, पर्यावरण को फिर खतरा होगा। तो हमको जंगल बचाने हैं तो सब्सिडी इन पर देनी पड़ेगी। रूफटॉप सब्सिडी सोलार पर आपको देनी चाहिए, उस पर बहुत काम हो सकता है जी। टिकैत साहब जी, नेचुरल हमारे पास में नेचुरल एनर्जी है, उसका हम इस्तेमाल कितना कर सकते हैं। सोलार पे हमको सब्सिडी देनी चाहिए और रूफटॉप सब्सिडी दो जी। टिकैत साहब, चूंकि ये बात भी लगातार सामने आ रही है, भीतर खाने से खबर सामने आ रही है कि मोदी सरकार इस बजट में किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ा सकती है। जहां 6,000 रुपए सालाना मिल रहे हैं, इसको बढ़ाकर 8 से 9,000 या फिर 12,000 भी किया जा सकता है। तो आपको लग रहा है कि सरकार की इंटेंशन केवल इतनी है चूंकि चुनाव आ रहे हैं इसलिए इलेक्शन बजट हो? ये बढ़ा दे, हम तो बार बार कह रहे हैं कि किसानों को लाभ कैसे होगा। भाई जितना बढ़ा तो धन्यवाद उनका, लेकिन फसलों के दाम एमएसपी से कम पे ना हो।
ठीक है जी। और हमने तो प्रति एकड़ सब्सिडी की बात करी है, क्योंकि इतना नुकसान हो रहा है तो प्रति एकड़ सब्सिडी दे दो। छोटे किसानों की एक मिनिमम वो बांध दो कि जिसको आप छोटा मानते हो जी, छोटा तो सभी है, देश में सीलिंग एक्ट है यहाँ पे, तो सभी छोटा है, किसान तो कोई बड़ा नहीं है, लेकिन प्रति एकड़ प्रति उस पर ये दे सकते हैं। और बहुत सी फैसिलिटी अगर दे दें, मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन से है, अगर किसी के घर में 3 बच्चे हैं तो 3 फोन चाहिए, उनका डाटा चाहिए, तो कम से कम यही 1 साल के लिए फ्री दे दे। पढ़ने वाले बच्चों को मोबाइल दे दो तो उससे बहुत राहत हो जाएगी जी। क्या ठीक है राकेश टिकैत जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, कीमती समय देने के लिए। तो किसान नेता राकेश टिकैत हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने किसानी मसले को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि आप किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाएं। हालांकि इस तरह की भीतर खाने से खबरें लगातार सामने आ रही है कि नरेंद्र मोदी सरकार इस बजट में किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ा सकती है। जो किसानों को 6,000 रुपए सालाना मिलता है उसे बढ़ाकर 8,000, 9,000 या फिर 12,000 भी किया जा सकता है। लेकिन राकेश टिकैत ने कहा कि हम तो मेन एमएसपी को लेकर मांग कर रहे हैं, सरकार इस पर विचार करे। फिलहाल आपको बता दें, हम अब सीधा रुख करेंगे बजट रूम की ओर, जहां पर तमाम बुद्धिजीवी हैं और मेरे सहयोगी केशव लगातार बातचीत करने की और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि तमाम सेक्टर्स के बुद्धिजीवियों की क्या मांग है, उनकी क्या उम्मीदें हैं इस बजट को लेकर। केशव, ओवर टू यू। ठीक है यश, हम एक एक पहलू पर अब बात करते हैं कल, क्योंकि अब जब बजट जब तक पेश नहीं हो जाता है, जब तक नए आंकड़े सामने नहीं आ जाते हैं, तब तक जो आर्थिक सर्वेक्षण था उसी पर हम बात कर सकते हैं। संभावनाओं की हम बात कर रहे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण की कॉपी मेरे पास है, इसमें से कुछ पॉइंट्स है जिन पर हम बात करेंगे। एक पॉइंट इसमें लिखा हुआ है अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर कि अर्थव्यवस्था 2022 और 23 की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, ऐसा भारत सरकार का मानना है। मैं शर्मा जी से जानता हूं कि क्या कुछ वो चुनौतियां हैं जो सरकार मानकर चल रही है कि वो आने वाली हैं, और सरकार की तैयारी उन्हें लेकर क्या कुछ है। क्या चुनौती बेरोजगारी है सर, सबसे बड़ी? तो देखिए, ओबियसली पिछले 2 सालों से ना देश में एक महामारी ने ऐसा रूप लिया था जिससे पूरा हिंदुस्तान हो गया, पूरे वर्ल्ड का स्ट्रक्चर बिगड़ चुका था। इसमें चाहे नौकरी का सवाल हो, चाहे अपने रोजगार की बात हो, या हमारे जैसे बिजनेस की बात हो, तो मुझे लगता है चुनौतियां तो हमेशा ही होती है सरकार के लिए, वो चाहे वैसा टाइम हो चाहे कभी का भी टाइम रहा हो। तो लेकिन सरकार चुनौतियों से खेलना सरकार का काम होता है और चुनौतियों को संभालना भी उन्हीं का काम होता है। मुझे लगता है कि सरकार के साथ ओबियसली चुनौती है, और फिर भी हमने जैसे एनालिसिस ने बताया कि जीडीपी की हमारी जो 8-8.5% के आसपास जो रहने वाली है, तो सरकार बेहतर ने कुछ न कुछ करेगी। और जो जिस तरह की हमारे देश के अंदर ही महामारी ने जो रूप लिया है, उसके देखते हुए भी सरकार का कुछ रोल मॉडल है जो अभी नहीं। सरकार की तैयारी क्या है? सरकार ने ये भी एडमिट किया है इस बात को कि जो सरकार का घाटा था वो जीडीपी का 49.1% पिछली बार था, इस बार 10% और बढ़ गया है, 59 तक पहुंच चुका है। तो तैयारी कहां है सर? ये तो घाटा बढ़ता जा रहा है। ये चीजें तो बजट के सामने आएंगी ना, सरकार ने किस तरह की पॉलिसी बनाई है, क्या सोच के बनाई है। अब इस घर में बात है, थोड़ी देर में सामने आ जाएगा ये चीज। तो ठीक है, वो खर्चे का हिसाब किताब हम देख लेंगे। ये जो बेरोजगारी वाली समस्या है सर, सरकार तो कह रही है तैयारी है, लेकिन सरकार की तैयारी मायने कैसे रखती है? क्योंकि कंपनी यहां तो छोड़ कर जा रही है यहां से। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसका इंडेक्स चाहे कुछ भी कहे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और होती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कोरोना महामारी के टाइम हम सब ने देखा है कि कितने सारे एमएसएमई यूनिट बंद हो गए। इसका जो मैंने आपसे अभी बताया था कि एमएसएमई इंडस्ट्री जो है लगभग 11 करोड़ लोगों को रोजगार देती है, और स्टार्टअप स्कीम आई, मेक इन इंडिया स्कीम आई, लेकिन वो स्कीमें चली, कुछ लोगों ने यूनिट खोले, लेकिन पैसे के अभाव में यूनिट बंद करने पड़ गए। अगर सरकार उनको कम रेट पे लोन इंटरेस्ट देगी, आज 6.7% पे मेरे को कार लोन मिलता है, 6.7% पे मेरे को हाउसिंग लोन मिलता है, लेकिन अगर मैं अपनी इंडस्ट्री के लिए या बिजनेस के लिए लोन लेता हूं तो मेरे को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोलता है जी 11.5% ब्याज लगेगा। इतना भारी भरकम ब्याज भर के मैं अपनी इंडस्ट्री नहीं चला सकता और मैं रोजगार नहीं दे सकता। आज एमएसएमई इंडस्ट्री देश के अंदर कृषि के बाद में 2nd नंबर पे रोजगार देने वाला इंडस्ट्री माना जाता है, लेकिन सरकार का फोकस जो है वो इसकी तरफ अभी भी उतना नहीं गया है जितना जाना चाहिए, जितना ध्यान देना चाहिए उतना एमएसएमई इंडस्ट्रीज की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ पेमेंट्स की प्रॉब्लम आती है, हमारे यहाँ सैलरी देने की प्रॉब्लम आती है। जब हमारे आगे से पेमेंट नहीं आती छोटी इंडस्ट्रीज की, तो उसके बाद में हम उनको सैलरी नहीं दे पाते तो अल्टीमेटली वो यूनिट जो है वो बंद होने के कगार पे आ जाते हैं। टैक्सेस इतने भारी हैं कि हमें प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है बड़े यूनिट्स के साथ,
क्योंकि पहले एमएसएमई के लिए आइटमें फिक्स थी कि ये आइटमें कुटीर उद्योग ही बना पाएंगे, छोटे इंडस्ट्री वाले बना पाएंगे। अब सरकार ने सब कुछ खोल दिया, कोई भी आइटम कोई भी बना सकता है। लेकिन मैं बड़ी इंडस्ट्री से कंपटीशन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि उसके मुकाबले की क्वालिटी देना, उसके मुकाबले की फिनिशिंग देना, वो एक एमएसएमई के लिए बहुत चुनौती भरा काम है। और अच्छा, ये टैक्सेशन में भी थोड़ा यूनिफॉर्मिटी का ना होना, ये भी थोड़ी परेशानी का सबब बनता है। सीए साहब, मैं आपके पास आता हूं इस सवाल को लेकर। अगर सरकार टैक्स कलेक्ट ना करे तो सरकार की इनकम नहीं होगी, और सरकार टैक्स का ज्यादा बोझ डाल दे तो जिसके ऊपर भी टैक्स लग रहा है उसे परेशानी होती है। बैलेंसिंग कैसे हो इसकी? इसका एक बार पहले इसके लिए ना एक बार आप आधारभूत इसका एक बार हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पर कैपिटा जो एवरेज इनकम है जो 1,32,000 से घट के 1,27,000 रुपये हो गई 2021 फाइनेंशियल ईयर में, और जो मिनिमम टैक्स स्लैब है वो 2,50,000 रुपये है। तो अब यदि गरीबी रेखा से और टैक्सेबल वाली बात करो तो मतलब जो एवरेज इनकम है उससे डबल वाले इनकम को भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ये ज्यादातर कंट्रीज में नहीं है, हमारे कंट्री में ही ऐसा है। और आप देखोगे जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें दिखाया भी हुआ है, जो लोअर इनकम के लोग हैं उनकी इनकम और कम हो गई, मीडियम वालों की इनकम कम हो गई, और जो रिचेस्ट पीपल हैं उनकी इनकम और बढ़ गई। कोविड में सब कुछ डाउन है लेकिन शेयर मार्केट बढ़ ही रही है। तो ये जो मिसमैच सा है इसको एक बार कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो जैसा आपने सवाल उठाया उससे मैं सहमत करता हूं कि जो इनकंसिस्टेंसी है टैक्स रेट में वो भी खत्म करनी चाहिए, और कुछ ना कुछ ऐसा मतलब फंडामेंटल, ना कि मैं सब्सिडी के फेवर में नहीं हूँ, कुछ ना कुछ फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके लोगों को रोजगार देके उनको ऐसा करना चाहिए कि वो अपने आप ही निर्भर बन के वो स्कीमें कहीं ना कहीं ज्यादा लगाने की जरूरत है। रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, कुल मिलाकर यही बात आती है। मैं आ रहा हूं सर आपके पास भी, एक एक बार मैं रिएक्शन ले लेता हूं। सर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो देश की आधारभूत एक रीढ़ तो है ही, लेकिन वो बहुत बड़ी मात्रा में रोजगार भी सृजन करता है। अगर वहां की हम बात करें, क्योंकि डॉक्टर्स के भी तमाम मुद्दे लगातार उठते रहे हैं, हड़तालें लगातार होती रही हैं, अगर मैं हेल्थ सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वहां पर क्या कुछ कमियां हैं जिन्हें दुरुस्त किए जाने की जरूरत आपको लगती है? देखिए, अभी आपने देखा कि डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी सैलरी के लिए स्ट्राइक पर जा रहे हैं, उन्हें कई महीनों से सैलरी नहीं मिल रही है। हरियाणा में अभी स्ट्राइक हो रही थी कि उन्होंने कहा कि स्पेशलिस्ट कैडर बनाया जाना चाहिए, ठीक है, और उनको कम से कम दिल्ली जैसे जो पर्क्स हैं वो मिलने चाहिए, प्रमोशंस होनी चाहिए। एक आईएएस ऑफिसर और एक डॉक्टर अगर दोनों एक बार सर्विस में जाते हैं तो पूरी जिंदगी बदल जाती है, लेकिन डॉक्टर को 2 से ज्यादा वो जो है बढ़ोतरी नहीं मिलती है, 2 से ज्यादा इंक्रीमेंट्स नहीं मिलती हैं, जबकि आईएएस ऑफिसर को हर 5 साल बाद 7 साल बाद, मतलब जब तक वो रिटायर होता है तब तक 12 के करीब उसको प्रमोशंस मिलती हैं। वो कमिश्नर या बहुत बड़े पद से रिटायर होता है, उसकी पेंशन बहुत ज्यादा। पॉलिसी मेकिंग में कोई दिक्कत है या फंड की कमी? क्योंकि पिछली सरकारों की तरह ये सरकार भी आधारित है बाबुओं के ऊपर, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि पूरी सरकार जो चला रहे हैं ये बाबू लोग चला रहे हैं। इवन बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, बड़े बड़े नेताओं को, मंत्रियों को, मिनिस्टर्स को भी उतनी पावर्स नहीं है जितनी आईएएस लॉबी को है। इसलिए सर ऐसा तो हमेशा होता रहा है सर, ब्यूरोक्रेसी के पास हमेशा पावर होती रही है। कह रहा हूं कि इस सरकार में भी वही चला आ रहा है। तो कहने को भगवान, कहने को तालियां बजाएं, थालियां बजवाएं डॉक्टर्स के लिए, लेकिन जब उनको पर्क्स देने की बात आती है तो सरकार बेशर्म। ठीक है, मैं शर्मा जी से जवाब लूंगा इस बात का, लेकिन फरीदाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या कुछ वहां पर स्थिति है, लोग क्या कुछ उम्मीद लगाकर बैठे हैं? जी देखिए, फरीदाबाद के जो कुछ उद्योगपति हैं, युवा उद्योगपति समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको उम्मीद तो है कि जो बजट आ रहा है उससे उनको काफी कुछ राहत मिलेगी। ये जो 2 साल का भी कोविड का पीरियड निकला उसमें उन लोगों के बिजनेस में काफी फर्क पड़ा है, इससे उनको उम्मीद है कि शायद सरकार उनको कुछ राय दे। आज हम इन्हीं से बात करना चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। जी सर, आपका नाम क्या है, किस उद्योग से जुड़े हुए? मेरा नाम जितेंद्र मंगला है, मैं कंस्ट्रक्शन उद्योग से जुड़ा हुआ हूं, और मैंने देखा है 2 साल से इस कंस्ट्रक्शन में कोविड के कारण सारी लेबर जाने से सारे काम रुक गए। अब काम रुकने से अर्थव्यवस्था जो हमारे मध्यम वर्गीय है उसकी बहुत ज्यादा खराब हुई है, और उसको कोई काम जल्दी से मिल नहीं रहा। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस बजट में एक ऐसा प्रावधान और ऐसा बजट बनाया जाए जो मध्यम वर्गीय को संभाल के रखे, जो उनके उद्योग खराब हो रहे हैं उनको संभाला जाए। और क्या है कि कुछ अब कोविड में गवर्नमेंट भी जो पेमेंट हैं वो भी देने में असमर्थ रहती है, क्योंकि बजट होता नहीं है। ठेकेदार जो भी काम कर देते हैं उनको बजट मिलता नहीं है, पैसे मिलते नहीं है, काम बीच में रुके रहते हैं। इस चक्कर में भी गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि हमें बजट बना के
उनका जो भुगतान है वो जल्द से जल्द कराया जाए, जिससे कि सरकार के और लोगों की सुविधा के लिए ये काम सही हो। और इसके अलावा आपने तो कह दिया आपके कि सरकार से आप ये मांग कर रहे हैं कि जो बजट है वो बजट आम लोगों के काम के लिए, जो सरकारी विकास की योजना उनके लिए भी बजट प्रॉपर रहे और आपको मिल सके। इसके अलावा और आप क्या चाहते हैं? इसके अलावा क्या है कि सरकार एक पक्षीय बात करती है, हमेशा मध्यम वर्गीय को हमेशा भूल जाती है, जबकि सारी जो इस देश की रीढ़ है वो मध्यम वर्गीय है। वो इस देश को चला रहा है, सरकार को भी और आम जनता को भी। तो उसके लिए कोई बजट बिल्कुल भी ध्यान में रखकर नहीं बनाया जाता। हालांकि सरकार सोचती है कि अच्छा करें, लेकिन मध्यम वर्गीय को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा जाता है। इन्होंने तो कहा कि मध्यम वर्ग को ध्यान में रखना जरूर चाहिए। अब हमारे साथ एक और उद्योगपति, उनसे बात करना चाहते हैं, वो युवा हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, उन्हीं से बात। सर, आपका नाम क्या है और क्या? मेरा नाम त्रिलोकचंद जैन है। गोमती स्टील हमारी फर्म है, गोमती स्टील इंडस्ट्री। पिछले मैं इस लाइन में 2 साल से हूं। 2 साल से मैं देख रहा हूं लगातार लोहे पर उतार चढ़ाव चढ़ता रहता है, जिसकी वजह से हम अनसक्सेसफुल हो रहे हैं। गवर्नमेंट हमारी तरफ थोड़ा सा ध्यान दे, इस लोहे के रेट को एक स्थिर उस पर लेके आए। हर महीने इसमें 4-5 रुपए का इंक्रीज डी इंक्रीज चलता रहता है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सरकार इस पर निरंतर कायम करे, जिससे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कुछ बढ़ावा मिले। उन्होंने तो कहा कि सरकार लोहे के ऊपर भी कुछ ध्यान दे। अब है एक और हम उनसे जानना चाहेंगे, सर आपके युवा हैं, किस तरह आपका बिजनेस है और सरकार से क्या उम्मीद है? हाँ जी, मेरा नाम विपुल जौहरी है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑटो पार्ट्स, ट्रैक्टर पार्ट्स यही बिजनेस है। तो जैसा कि जैन साहब ने बोला, मैं भी वहीं से पॉइंट पकड़ता हूँ। पिछले 2 साल में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है लोहे में। तो सरकार को कहीं ना कहीं एक पॉलिसी बनानी चाहिए, या कि इतने परसेंट या कुछ एक लिमिट फिक्स करनी चाहिए। अगर इतना ऊपर नीचे होने लगा तो हमारे सारे मार्जिन और हम उस हिसाब से हमें ऊपर से नहीं मिल पाता वो क्रेडिट। और दूसरा मैं जैसा बताना चाहूंगा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सबसे हमारा जो जीएसटी रेट है बहुत ज्यादा है। तो बहुत लोग काफी टाइम से डिमांड कर रहे हैं सरकार से। तो इस बजट में भी सबको ये एक्सपेक्टेशन होनी है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जीएसटी रेट थोड़ा कम करे, उससे रिलीफ मिले, ताकि फिर उससे जितना रेट कम होगा एंड यूजर को ही फायदा होगा। जो आखिरी में जो ऑटोमोबाइल खरीदता है उसको सस्ती चीज मिलेंगी। तो ऐसे इकोनॉमी का डिमांड बढ़ सकती है। और तीसरा, मैं जो इंडस्ट्री से रिलेटेड इस इंडस्ट्री में हूं, मैं देख रहा हूं कि आगे आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बहुत ज्यादा स्कोप आने वाला है, और हर कोई उसी इलेक्ट्रिक व्हीकल फील्ड में जाने की। ठीक है अनिल, आप इनसे बात करते रहिए, मैं आपका पूरा फीड ले लूंगा। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो कुछ ही समय का और अंतराल बचा है, उसके बाद वित्त मंत्री आप संसद में पहुंचेंगी और पूरा बजट पढ़कर सुनाएंगी। उससे पहले जो वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी, उनकी एक प्रतिक्रिया सामने आई है, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। मंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ताकतवर महिलाओं में से एक आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व में देश के सभी सेक्टर के लोगों को भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक सर्वसमावेशी बजट आने वाला है, जिससे निश्चित तौर से देश के लोगों का कल्याण होगा और देश भी आगे बढ़ेगा। समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया है। निश्चित तौर से थोड़ा इंतजार करिए, बजट आएगा, सब कुछ सामने आएगा। इन सभी सेक्टरों को, सभी चुनौतियों को ध्यान में रख करके ये बजट आने वाला है। थोड़ा धैर्य रखें आप लोग, कुछ घंटों की बात है। सर्वसमावेशी बजट होने की बात जो है वो वित्त राज्य मंत्री की तरफ से कही जा रही है। इसके अलावा जब आर्थिक समीक्षा के अंदर एक बिंदु और है जिस पर अब चर्चा करते हैं हम, सरकार ने कहा है कि भारत सरकार की विशेष प्रतिक्रिया में समाज के कमजोर तबकों और कारोबारी क्षेत्र को प्रभावित होने से बचाने के लिए सुरक्षा जाल तैयार करना है। ये एक मुख्य उद्देश्य है। अभी सुरक्षा जाल से अभिप्राय किस बात से है? क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने से है? क्या जैसा कि सर जिक्र कर रहे थे टैक्स स्लैब की घटाने से है, या व्यापारी को राहत देने से है? ये क्या चीज है सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा। सुरक्षा जाल तैयार करने की बात जो कह रही है सरकार कारोबारी क्षेत्र को बचाने के लिए, ये क्या है सुरक्षा जाल? जो कि इस वर्ड को कोई प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया इसके अंदर। देखिए, डिफाइन तो बजट के अंदर होगा ना सर, जो भी चीज। नहीं, ये पिछले वाले की बात कर रहा हूँ, ये पिछली समीक्षा है, अगले वाले की बात तो अगले साल होगी। मैं अभी बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, सरकार ने, मैंने पहले ही बताया कि सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है बजट के अंदर। और इस जो पॉलिसी है, मुझे लगता है कि बजट की जो टैक्सेस की स्लैब की बात हो रही है, जीएसटी की हो रही है, या इनकम टैक्स की बात हो रही है, सब कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा असर जो है ना सरकार का दिखने वाला है। और कुल मिला के ये कि बजट एक संतुलित बजट होगा और सब वर्ग के लिए बहुत अच्छा बजट होगा।
ठीक है, मैं आपके पास आता हूं नंबरदार साहब, आप बहुत देर से बात करना चाह रहे हैं, कुछ बताइए। सबसे पहले तो मैं इस बजट से एक उम्मीद रखूंगा, क्योंकि जो ये महंगाई और जो ये बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा देश को नुकसान हुआ था ऑनलाइन शॉपिंग से हुआ है। ऑनलाइन शॉपिंग से यहाँ से लोग खरीदते हैं, विदेशी कंपनियों ने वो शॉपिंग करने का काम करवाती है ऑनलाइन, और वो पैसा विदेश में जाता है। पहले क्या था, छोटी मार्केटों में वहीं पर रुपया घूमने जाता। अगर रामे की दुकान अच्छी चल गई तो उन्होंने मांगे के सामान खरीदा, वो पैसा वहीं से खरीद कर सबको रोजगार मुहैया होता था। ऑनलाइन शॉपिंग ने जो इस देश की जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ को तोड़ने का काम किया, और तो ये जो ऑनलाइन शॉपिंग ने किया, इसको खत्म करेंगे। नहीं सतीश जी, ऑनलाइन शॉपिंग और ऑनलाइन सेक्टर के अंदर जो किसान या जो पिछड़ा व्यापारी उसके अंदर समावेश नहीं कर पाया, नुकसान उसका हुआ है। वरना जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, रामे की दुकान को अगर एक ही गांव का व्यापारी आदमी सामान खरीदता था तो वो पूरे देश के गांव में सामान बेच सकता है सर। तो जिसने अपने आप को अपडेट नहीं किया, नुकसान हुआ तो उसका हुआ। ऑनलाइन सेक्टर से तो देश को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। ऑनलाइन सेक्टर में देश का लोग नहीं है, विदेशी कंपनियां हैं, जैसे मालवाट वगैरह बहुत बड़े लोग हैं। सामान तो अधिकांश भारत का है ना, और अगर वो लोग अगर ना बेचें तो मान लीजिए कैनन का कैमरा अगर आ रहा है, मेरे हाथ में माइक ऐसा माइक है, विदेशी माइक है, तो भारत में जिसकी प्रोडक्शन ही नहीं हो रही उसका भारत में पैसा आएगा कैसे? फिर चाहे उसको बेचे कोई भी। नहीं, पहले क्या था, आज वो पैसा विदेश में डॉलर के रूप में जा रहा है। पहले देश का पैसा देश में रहने का काम होता था, चाहे कितना भी खर्च हो जाओ, देश का पैसा देश में है तो देश में ही घूमेगा। आज डॉलर के रूप में जो ये अर्थव्यवस्था बैठने का काम हुआ, हमारा डॉलर विदेश में चला गया। जो वॉल्टमार्ट कंपनियों ने यहाँ से पैसे कर फिर उन्होंने डॉलर खरीदा और वो विदेश में जाकर ये देश का जो रीढ़ की टूटने का काम हुआ। जब ठीक है, मैं इस बारे में भी बात करूंगा सर से, लेकिन गगन मेरे सहयोगी पिहोवा से जुड़ रहे हैं। गगन, आपके आसपास भी लोग होंगे, क्या कुछ उम्मीद वो लगाकर बैठे हैं इस बजट से, एक बार फटाफट से बताइए। जी बिल्कुल, देखिए कैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे साथ जो पिहोवा के व्यापारी वर्ग है उनसे भी जानेंगे कि आज जो बजट पेश होने जा रहा है तो उसको लेकर उनको क्या कुछ उम्मीद है। जी क्या नाम आपको और क्या कहना चाहेंगे, आज बजट पेश होने वाला है और क्या कुछ उम्मीदें लगाई गई है आपकी? नमस्कार, मैं सचिन, किराना व्यापारी। 15 साल से हमें जीएसटी पेश कर रहे हैं हम। बजट से बड़ी उम्मीद है हमें कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। गवर्नमेंट को चाहिए, वो टैक्स पे मांग रही है, ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स पे करें। बजट में कुछ ना कुछ टैक्स भरने वालों के लिए खास फैसिलिटी देनी चाहिए। फॉरेन में टैक्स भरने वालों को शिक्षा फ्री, मेडिकल फ्री, लोग वहाँ शौक से भरते हैं। हम लोग बहुत उम्मीद है अभी बजट में कुछ टैक्स पे के लिए गवर्नमेंट शायद कुछ रियायत दे। तो क्या कुछ राहत आपको लग रही है कि किस तरह की छूट दी जाएगी? 2 साल से लग रहा है कोरोना महामारी की वजह से, तो क्या कुछ राहत? कोरोना महामारी के दौरान लोगों की सेविंग खत्म हुई, लोगों के काम धंधे खत्म हुए, तो गवर्नमेंट को जरूर सोचना चाहिए, कुछ टैक्स में राहत चाहिए, जरूरी है रोज। जी हमारे साथ और भी साथी मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आप 2022 का बजट पेश होने जा रहे हैं और क्या कुछ उम्मीदें लगाए बैठे आप लोग? राहत मिलनी चाहिए जी आम आदमी को, ये बहुत उसमें उम्मीद है गवर्नमेंट से। जी बिल्कुल, देखिए कैसे लोगों को यही उम्मीद है कि कहीं ना कहीं राहत मिलनी चाहिए। और देखा जाए तो आने वालों को आम वर्ग के लिए और किरानियों के लिए कहीं ना कहीं लाभदायक होना चाहिए। ठीक है गगन, आप नजर बनाकर रखिए। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिए आप। तो तकरीबन 8 मिनट का समय और रह चुका है। 8 मिनट के बाद संसद के दरवाजे जो है खुल जाएंगे और हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे वो तस्वीरें जो कि संसद से आ रही होंगी और देश के सामने बजट को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया जो है संसद के अंदर शुरू हो जाएगी। प्रक्रिया तो हालांकि शुरू हो चुकी है राष्ट्रपति से मिलने के बाद ही, लेकिन वो आप तक पहुंचेगा सीधा आंकड़ा केवल 8 मिनट के बाद जब संसद में वित्त मंत्री मौजूद रहेंगी। हम बात कर रहे थे ऑनलाइन सेक्टर की। ऑनलाइन सेक्टर को लेकर के जो परेशानियां सर आती हैं, क्या वाकई में ऐसा है? क्योंकि एक आमतौर पर सोशल मीडिया पर इस तरह की चीजें चलती है कि ड्रोन कैमरा जब आया तो कैमरे को ऑपरेट करने वाला, हेलीकॉप्टर वाला, इन दोनों की नौकरियां चली गई, लेकिन उस ड्रोन को ऑपरेट करने वाले जो हैं वो 2 लोग भी तो एडिशनली उसके अंदर जुड़े ना। तो जिन्होंने ऑनलाइन सिस्टम के साथ या टेक्नोलॉजी के साथ खुद को अडेप्ट नहीं किया, समावेशित नहीं हुए, जो नुकसान हुआ तो उनका हुआ। देश की अर्थव्यवस्था को क्या इसका फायदा पहुंचा है, नुकसान पहुंचा है? थोड़ा समझाइए आप। देखिए, इसमें दोनों बातें हैं। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस को देखेंगे तो अभी हमारा भारत देश उतना एजुकेटेड नहीं है। अगर हमारा एजुकेशन लेवल देखेंगे तो जो छोटे गांव का व्यापारी है उसको ऑनलाइन के ऊपर बिजनेस कैसे करना है ये उसको नहीं पता है। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो छोटे लेवल पर नुकसान हुआ।
लेकिन यदि उसे सरकार ने ऐसी सुविधा प्रदान की होती कि एजुकेशन सिस्टम हमारा मजबूत किया जाए जिससे वो एजुकेट होके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाएगा, तो डेफिनेटली उसका व्यापार बढ़ेगा। लेकिन एट द सेम टाइम जो फॉरेन कंपनीज आ रही है, अगर यहीं के स्टार्टअप हमारे इंडिया के ऑनलाइन के ऊपर आ जाए, जो प्लेटफॉर्म बन जाए, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म बन जाए, तो देश का पैसा देश में रहेगा। जैसा मेरे भाई ने कहा कि वॉलमार्ट वगैरह आए हैं, तो ऑब्वियस है प्रॉफिट मेकिंग लेके तो वो पैसा बाहर जा ही रहा है, उस बात में कोई दो राय नहीं है। एक बात आपने अभी आप इससे पहले कह रहे थे कि सरकार कह रही है कि हम एक सुरक्षा जाल बना रहे हैं सभी वर्गों को ध्यान में रख के इंडस्ट्री के लिए, जिसमें एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जिक्र आया। देखिए, सुरक्षा जाल देश की जीडीपी की ग्रोथ के लिए तभी हो सकता है अगर व्यापार अच्छा होगा। व्यापार अच्छा कैसे होगा, आप इस बात को समझिए। व्यापार के अच्छा होने से, व्यापार जब बढ़ता है, व्यापार को बढ़ाने के लिए दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो है फाइनेंस व्यापारी के लिए, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आज फाइनेंस अभी स्टिल हमारे यहाँ पे कॉस्टली, और सरकार कोशिश कर रही है कि व्यापार इंडस्ट्री को पैसा मिले, लेकिन आज बैंकर इतना डरा हुआ है कि वो व्यापारी को व्यापार के लिए पैसा देना नहीं चाहता, और स्कीम्स हैं लेकिन उसका बेनिफिट इंडस्ट्री को नहीं मिल पा रहा। दूसरा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक बहुत बड़ा रोल सरकारी तंत्र का होता है। आज सरकारी तंत्र में करप्शन हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि ऑफिसर्स को एनॉर्मस पावर्स चली गई हैं, एनॉर्मस पावर्स का वो मिसयूज कर रहे हैं। सरकार तो कह रही है पहले जब 1 रुपया भेजते थे तो 75 पैसे पहुंचते थे, 75 पैसे गायब हो जाते थे। आज 1 रुपया भेजते हैं, डीबीटी के जरिए 1 रुपया ही पहुंचता है। सर, आप सब्सिडी की बात कर रहे हैं, मैं इनकम बढ़ाने की बात कर रहा हूं, मैं सब्सिडी की बात नहीं कर रहा। सब्सिडी सरकार डायरेक्ट खाते में डाल रही है, वहां पहुंच रही है, लेकिन सब्सिडी का बेनिफिट व्यापारी को नहीं है। व्यापारी को चाहिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसके लिए माहौल इंपॉर्टेंट है। यदि आप उसे सरकारी तंत्र में उलझा के रखेंगे, सरकारी अधिकारी धमकाते रहेंगे हर बात के ऊपर, उसके बिजनेस में दखल अंदाजी बढ़ाएंगे, तो व्यापार नहीं बढ़ पाएगा। आप रोजगार की बात करते हैं, रोजगार कैसे बढ़ता है? आप यदि मैं खुद एक आम नागरिक की बात करूँ, किसी की भी बात करूं, यदि मेरा खर्चा 18 रुपए है, तो मैं उसको 18 रुपए को कमाने के लिए किस तरीके से कर सकता हूं? या तो मैं किसी कम काम करके अपना बहुत ज्यादा प्रॉफिट रखूं तो हो सकता है, तो वो पॉसिबल नहीं है कंपटीशन के टाइम में। तो मेरे को काम ज्यादा करना पड़ेगा जिससे मेरी इनकम बढ़ जाए, प्रॉफिट कम हो लेकिन मेरी इनकम 18 रुपए तक पहुंच जाए। व्यापार मुझे ज्यादा करना पड़ेगा, तो जब मैं व्यापार ज्यादा करूंगा तो मैं रोजगार भी बढ़ेगा, मेरे को आदमी की जरूरत भी व्यापारी को ज्यादा पड़ेगी, हर चीज की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। जब इंसान की जरूरत ज्यादा पड़ेगी तो समाज के अंदर पैसा ज्यादा फ्लो करेगा। वही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला जो मैकेनिज्म सर आप समझा रहे हैं, इसमें अभी मौजूदा समय में परेशानी कहां है? क्योंकि सरकार तो कह रही है मेक इन इंडिया, हम पूरा माहौल बना रहे हैं लोगों के लिए। सर, सरकार कह रही है, सरकार कोशिश भी पूरी कर रही है। यदि आप धरातल की बात करेंगे, धरातल पर ऐसा नहीं है। जैसा यदि आप जीएसटी डिपार्टमेंट्स को आज जितनी पावर्स दे दी गई हैं, उसका मिसयूज हद से ज्यादा हो रहा है। व्यापारी को उसका लाभ मिलने के बजाय व्यापारी अधिकारियों की जवाबदेही में फंस गया है। व्यापारी हर वक्त रिटर्न भरता रहता है या अधिकारियों के नोटिस का जवाब देता रहता है, उससे डर का माहौल फैलता जा रहा है। डर का माहौल जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा व्यापार कम होगा। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स है, प्रशासन के स्तर पर दिक्कत होती है। प्रशासन के स्तर पर भी है, और उसका मैं कुछ हद तक पॉलिटिकल भी कहूंगा। मैं ऐसा सिर्फ प्रशासन को नहीं उसके लिए दोषी ठहराऊंगा, क्योंकि यदि आप ध्यान से देखेंगे तो एक तरह से व्यापारी वर्ग को एक क्रिमिनल के एंगल से देखा जा रहा है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि पता नहीं व्यापारी वर्ग क्या पैसे बैंकों के लेके भाग गया, क्या लेकर चला गया। ऐसा नहीं है। व्यापारी कहीं कहीं कुछ गलतियां, ठीक है, हर आगे यदि भी आप कोई भी व्यापार करेंगे या कोई भी चीज है, उसके अंदर 2 या 5% डिफॉल्टर्स होते हैं, इंटेंशनली भी होते हैं और बिजनेस से भी होते हैं। अब यदि कोविड के अंदर 2 साल बिजनेस बंद हुए तो इसमें व्यापारी का क्या दोष है? या डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे अगर व्यापार बंद हुए तो व्यापारी का क्या दोष था? जीएसटी में ट्रांसिशन हुई, उसके में बिजनेस बंद हुए तो व्यापारी का क्या दोष है? तो उसका बेनिफिट व्यापारी को मिलना चाहिए। मैं शर्मा जी से जवाब लेता हूं इस बात का, मैं फिर आपके पास भी आऊंगा। सर शर्मा जी, देखिए, मैं जो बात सुन रहा था मैं उस बात से बिल्कुल भी सहमत रहूं।
पहले राज में देखा होगा आपने, इंस्पेक्टर राज होता था, जो इंस्पेक्टर होता है इंडस्ट्री के अंदर जाता था, मुंह मांगे पैसे मांगता था या अनाप शनाप जो भी उनकी वो होती थी। आज वो चीज नहीं है बिल्कुल। जीएसटी आप घर बैठे आप ऑनलाइन चीजें कर सकते हो, आपकी चीजें सब कुछ ठीक है, तो कोई मुझे नहीं लगता कि कोई प्रशासनिक अधिकारी आपको परेशान करेगा या कोई किसी तरह की रिश्वत मांगेगा। तो टैक्स प्रॉपर कर रहे हैं, बात वो कर रहे हैं माहौल की, कि जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, जो कागजी कार्रवाई होती है, उसे लटकाया पटकाया जाता है। सर मैं गलत तो नहीं कह रहा? कोई मैंने आप देखा है सीए साहब बैठे हैं साथ में, लीगल के ही बैठे होंगे मेरे मित्र कोई न कोई, तो मैं बिल्कुल भी नहीं सहमत इस बात से कि कहीं आपकी सरकार कर रही है सर, सरकार के ऊपर उंगली नहीं है। बात इस बात पे कि जो प्रशासन है, जो ब्यूरोक्रेसी को हैवी होने की बात सर भी कह रहे थे वत्स साहब, वो यहां पर एंगल दिख रहा है। देखिए ब्यूरोक्रेसी तो सरकार के साथ मिलकर काम करती है, हमेशा ही करती है, चाहे कोई भी सरकार रही हो। क्योंकि जो चीजें अब मान लो यहाँ पे गुड़गांव का स्ट्रक्चर है, जो भी चीजें डीसी साहब को पता होगा, सारी चीजें पता ही होती है ना। अगर उनसे कोई चीज नहीं पूछी जाएगी तो सरकार के लिए कहां से काम करेगी? तो ये नहीं कह सकते ब्यूरोक्रेसी हैवी है। हाँ, मिलके काम करना सरकार का दायित्व होता है, प्रशासन का भी दायित्व होता है कि वो चीजें सब कुछ उनको क्लियर होती हैं। बाकी मुझे लगता नहीं कि इस तरह की बातें है कि वो डिनाई कर रहे हैं। मैं आता हूं, तुरंत आता हूं आपके पास। देखिए सर, आज जो इंडस्ट्री के अंदर जो माहौल है और जो व्यापारी का माहौल है, सबसे बड़ी बात यह है, आपको देखने को मिलेगा, आप सारे दिन बाजार भी जाते होंगे, आज व्यापारी का बच्चा, इंडस्ट्रियलिस्ट का बच्चा इंडस्ट्री चलाना नहीं चाहता, व्यापारी का बच्चा व्यापार करना नहीं चाहता। वो सोचता है कि मैं पढ़ लिख के 50,000 लाख रुपए की जॉब कर लूं, वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि वो देखता है मेरे घर में क्या माहौल है, मेरे फादर मेरे ब्रदर सारे दिन लगे रहते हैं, उतनी आउटपुट मिलती नहीं है, सारा दिन सरकार का शिकंजा है, सारा दिन रिटर्ने बढ़ते बढ़ते, ना उनको सुबह का पता है, ना संडे की छुट्टी है, ना शाम का पता है, ना कुछ खाने का पता है, ना पीने का पता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी कोई आउटपुट नहीं मिलती।